हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, मेरा एक टैगलाइन है, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। आइए हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं कि यह प्रश्न नंबर क्या कह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोना का रासायनिक सूत्र है, वही सोना जो हम गोल्ड के रूप में जो पहनते हैं, सोना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोना का जो रासायनिक सूत्र है AU है, ऑप्शन बी सही है। और CU क्या है? आप देख सकते हैं कॉपर का जो रासायनिक सूत्र, ये कॉपर का रासायनिक सूत्र है CU, और AU आपका ये सोना का है, सोना का एक रासायनिक सूत्र है। और CA जो है वो आपका कैल्शियम का है, ये कैल्शियम का रासायनिक सूत्र है। और AG जो है यह सिल्वर का है, सिल्वर का, एल्युमिनियम नहीं समझिएगा, ये सिल्वर का रासायनिक सूत्र है, जिसको हमने यहां देखिए CA कैल्शियम लिख दिया और AG हमने सिल्वर लिख दिया और AU हमने सोना लिख दिया। तीसरा से हमने देखा कि जो सोना का रासायनिक सूत्र है वो क्या है? AU है, ऑप्शन बी सही है आपका सही उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो इसका सही उत्तर आपका बी है। परमाणु भार जो है वो समान होता है, हीरा तथा ग्रेफाइट का जो परमाणु भार होता है वो समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम तीसरे पे चलते हैं। कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, इसमें देख सकते हैं तो ऑप्शन ए सही है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। बाकी का भी मतलब है, हमने कहा कि सारे प्रश्नों को हम व्याख्या के साथ यहां पे हल किए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यानी एक प्रश्न के साथ आपके पास चार प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा जो वीडियो है बहुत स्पेशल तरीके से बनाया गया है। यहां पे देख सकते हैं जो ऑन्कोलॉजी है वो है आपका कैंसर से, और जो एपिग्राफी जो अध्ययन करता है वो शैवाल का जब हम अध्ययन करते हैं उसको एपिग्राफी बोलते हैं। अगर जब हम जो पत्थर शिलालेख का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम कैलोलॉजी कहते हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट, इसको मिटा करके हम सही से बताते हैं। यहां पे देखते हैं, यानी हम कहते हैं जो फार्कोलॉजी है वो शैवाल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम फार्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब किसी पत्थर के शिलालेख का अध्ययन करते हैं तो उसे हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि पत्थरों पे शिलालेख का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करना ये कैलोलॉजी कहलाता है, ये कैलोलॉजी कहलाता है। हमने देखा कि यहाँ पे हम इसका भी क्या मतलब है उसका भी हमने आपको बताया। जो ऑन्कोलॉजी है वो कैंसर का अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है, और बाकी का भी हमने आपको डिटेल यहां पे लिख दिया। इसलिए हम कहें कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न अभी 55 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो सामान्य एग्जाम होने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। ये नहीं कि पहला चंद्रमा पे कौन गया, हाँ तो नील आर्मस्ट्रांग, इस तरह के प्रश्न आने वाले नहीं है। आप मक्का का वैज्ञानिक नाम है, मक्का का वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन ए सही है। जिया मेज जो है ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है। तो बीटीएस और नीलंबो और ब्रेसिका कंपोस्टिरिस यह किसका वैज्ञानिक नाम है, इसकी भी बातें हम जान लेते हैं। तो ये जिया जो है ये हम कह सकते हैं ये मक्का का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन जो बीटीएस है वो बीटीएस क्या है, अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है वो बीटीएस है। और नीलंबो जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है, कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो नीलंबो है। और ब्रेसिका
कैम्पेस्ट्रिस जो है वो सरसों का वैज्ञानिक, वही तेलवा जो हम लोग खाते हैं सब्जियां बना उना के, उस तेल का जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। तो इस तरह से हमने देखा मक्के का वैज्ञानिक नाम जियामेज है, और जो बीटीएस क्या है अंगूर का वैज्ञानिक नाम, कमल का वैज्ञानिक नाम नेलंबो है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो क्या है सरसों का। एक प्रश्न के साथ आपने देखा कि यहां पे 4 प्रश्न और आपको मिल गए। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 5वें, मलेरिया रोग संबंधित है, मलेरिया रोग संबंधित है। मैं बता दूं कि अगर इसको गहराई से नहीं देखे हैं तो 100% इसमें आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए लोग लगाएंगे मलेरिया मतलब हो सकता है कि मच्छर काट देता है मलेरिया हो जाता है, तो विषाणु से हो सकता है, न जीवाणु से है न विषाणु से है। ये सही उत्तर आपका है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी सही है, प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग जो संबंधित है प्रोटोजोआ से संबंधित है। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो अक्सर लोग बताएंगे मस्तिष्क को, नहीं, मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता है, वो प्लीहा यानी तिल्ली, यानी इसको इंग्लिश में लीवर के भी हम नाम से जानते हैं, तो प्लीहा तिल्ली को प्रभावित करता है, मलेरिया रोग इसको प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल होता है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी 120 दिन होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है कि आरबीसी का जीवन काल। रेड ब्लड कॉर्प्स, आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, रेड ब्लड कॉर्प्स। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो इसका सही उत्तर आपका है 99%। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत आपके हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है? तो 99%। मैं आपको बता दूं कि जनरल प्रश्न नहीं आने वाले, मैं आपको बताऊं कि सभी विषयों का समावेश होता है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। जैसे कि मैं हर विषय से रिलेटेड 2, 4, 5 क्वेश्चन को हमने यहां पे एडजस्ट किया है, बनाया है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं, ये मस्तिष्क जो फ्रंटल है, टेम्पोरल है, ये सब सारे जो हैं, ये जिसमें से कौन सा अगर अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, अग्र आगे वाला का, तो ये है आपका सेरिब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा मतलब आगे के सामने का वो हिस्सा नहीं है, पीछे है मस्तिष्क का ये, लेकिन पीछे का ये हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है तो यकृत। सही उत्तर क्या है आपका? यकृत जो है वो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। यहां पे देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे जिगर या कलेजा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे लीवर, अंग्रेजी में इसे लीवर। फ्लीहा और तिल्ली अलग है, लीवर आपका अलग है। तो ये जो है शरीर का सबसे बड़ा, ये यकृत एक ग्लैंड्स है, यकृत एक ग्लैंड्स है जिसे हम लीवर भी कहते हैं, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत है। इसे जिगर के भी नाम से जानते हैं, कलेजा के भी नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो सही उत्तर आपका है सी, आपका सही उत्तर आपका है सी। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किसको पीला केक के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसको पीला केक के नाम से जाना जाता है? देखिए सब विज्ञान का क्वेश्चन है तो विज्ञान भी पूछेगा उसमें, ऐसा नहीं है। तो यूरेनियम को पीला केक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही है, यूरेनियम। यूरेनियम को पीला केक के नाम से जाना जाता है। क्वीन रानी, क्वीन अंग्रेजी भाषा है और उसको हिंदी में रानी बोलते हैं। अनानास किस राज्य का फल है? किस राज्य का फल है? राजकीय फल किस राज्य का? जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है, भारत का राष्ट्रीय फल भी आम है, उस तरह से क्वीन रानी अनानास किस राज्य का राजकीय फल है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो राजकीय फल है वो क्वीन, जिसको रानी फल के भी नाम से पूछ सकता है, अनानास के भी नाम से भी पूछ सकता है। तो त्रिपुरा। केरल का जो है आपका कटहल है, और बिहार का आप देख सकते हैं लीची।
लीची आप देखते होंगे कि भारी मात्रा में लीची, जब लीची का सीजन होता है तो बिहार से आता है। उत्तर प्रदेश का ये आपका आम है, मलियाबाद का आम प्रसिद्ध है, वर्ल्ड लेवल पे उसकी सप्लाई की जाती है, तो उत्तर प्रदेश का आम है। और आपने देखा त्रिपुरा का वो खीन है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर राजकीय फल इस तरह से पूछता है तो हम इसमें कहीं मिस न कर जाएं। भारत कला भवन कहां स्थित है? भारत कला भवन कहां स्थित है? बनारस, प्रयागराज, हैदराबाद, आगरा कहां स्थित है? तो सही उत्तर यह है आपका बनारस में यह भारत कला भवन स्थित है, वाराणसी, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। रीफू और बोविला दर्रा किस राज्य में स्थित है? रीफू और बोविला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी रोहतांग दर्रा जो है, वो रोहतांग दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में है। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? जोजिला दर्रा है। और सिक्किम में क्या है? आप देख सकते हैं कि जो नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में। और रोहतांग दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। यानी इन प्रदेशों में दर्रा मतलब पास, बाईपास जिसको नहीं कहते हैं पास, मतलब जो दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता बनता है उसी को दर्रा या हम कह सकते हैं पास कहते हैं, तो उसी को कहते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला दर्रा पूछ सकता है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर में बताएंगे। और नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा भाई? तो यहां पे देखते हैं रीफू और बोविला दर्रा। तो इस तरह से आपको एक साथ कई प्रश्न आपको यहां पे मिल गए। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? यानी जो केंद्र लक्षद्वीप जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वहां का जो राजभाषा है वो कौन सा, मतलब आधिकारिक मतलब बोले जाने वाला, जिसमें कागज पत्र सारा वहां पे डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, वहां कौन सा भाषा है? तो यहां पे देख सकते हैं मलयालम। इसलिए आप ऑप्शन आपका सी सही है, मलयालम। लक्षद्वीप का जो आधिकारिक भाषा मलयालम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू किया गया। लेकिन 4 मार्च 2016 को कौन सी योजना लागू की गई थी, इसकी भी बात हमने यहां पे किया है कि ये आपका है 4 मार्च 2016 को यहां पे सेतु भारत योजना शुरुआत किया गया था। 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ था। और यहां पे देख सकते हैं कि 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरुआत किया गया था। मैंने एक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों का यहां पे संग्रहणी, सब ऑप्शन का कोई ना कोई मतलब है जिसे एक साथ आप ज्यादा से ज्यादा जानना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता IMF, जो किसी देश के कर्ज को भुगतान करने के लिए IMF के द्वारा कर्ज लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये भारत है और ये क्या है? अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है। तो अमेरिका से अगर भारत कर्ज लिया है तो अमेरिका बार बार मांग रहा पैसा, तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम IMF के पास जाते हैं और कहते हैं भाई साहब हमको जरा उधार दे दीजिए। तो ये उधार देता है और फिर अमेरिका को क्या करता है? पैसा रिटर्न कर देता है। तो IMF का ये काम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। यहां पे देखिए इसका मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन DC, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन DC है, अमेरिका में स्थित है, ठीक है। भारत इसका सदस्य 1945 में ही बन गया, यानी 1945 में IMF की स्थापना की गई, उसी समय भारत इसकी सदस्यता ग्रहण कर लिया था। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है, मुख्यालय है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। इसके भी जो मुख्यालय है वो यहीं पे अमेरिका वाशिंगटन DC में ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नैनीताल
पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ये सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है यहाँ पे, जो जिम कार्बेट, ऑप्शन ए सही है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहां पे है, नैनीताल में। ये कहां पे है, ये नैनीताल में है और नैनीताल में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान 1992 में स्थापित किया गया था। जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान 1992 में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1990 में और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में किया गया था। तो ये कहां पे है, समझिए कि ये बॉम्बे में है। ये बॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए जो जलपाईगुड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल, बुक्सा जो है ये आपका जलपाईगुड़ी में है। गोविंद सागर है ये आपका उत्तरकाशी में है, जो उत्तराखंड में है। और संजय गांधी आप देख सकते हैं कि वो है आपका ठाणे मुंबई में है, ठाणे मुंबई में। इस सारा का हमने डिटेल, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान 1992 में इसकी स्थापना हुई, जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1990 में इसकी स्थापना हुई। ये उत्तरकाशी, उत्तराखंड का एक जिला है, उत्तरकाशी में है। और ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुआ, ये बॉम्बे यानी ठाणे, ये मुंबई में इसकी मतलब मुंबई में स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा, अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान इस तरह से पूछता है वो कहां स्थित है, उसका भी आप उत्तर एक साथ यहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रोम इटली किस नदी के तट पर स्थित है। यानी जो रोम शहर है वो इटली में है, इटली का रोम शहर वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहां पे टाइबर नदी, जो टाइबर नदी के तट पे स्थित है। सही उत्तर आपका ए सही है। लेकिन यहां पे देख सकते हैं कि नील नदी कहां स्थित है, काहिरा जो मिस्र है, काहिरा मिस्र में है, यह नील नदी के तट पर स्थित है। और यह मॉस्को रूस की राजधानी है। यह जो मोस्कवा नदी है, मोस्कवा नदी के तट पर मॉस्को जो रूस की राजधानी है वो स्थित है। हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क, यानी पूछता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है, तो हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो हमने देखा कि एक साथ कई प्रश्न यहां भी आपको मिल जाए कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। मैं बताऊंगी ना कि सभी प्रश्नों के अंतर्गत 40 प्रश्न आने हैं आपको। तो ऐसा नहीं कि बस एक ही तरह का प्रश्न आप पढ़ते चले तो हमें उसमें सफलता मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा हार्ड अध्ययन है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकालीन घोषणा की गई है। देखिए मैं थोड़ा पॉलिटिक्स का भी यहां पे मैटर ला दिया। भारत में कितनी बार आपातकालीन घोषणा, तो 3 बार। 3 बार भारत में आपातकालीन घोषणा की गई है अभी तक। इन तीनों का भी मैं आपको डिटेल यहां पे दे रहा हूं। यहां पे देखते हैं भारत में पहली बार आपातकालीन घोषणा कब की गई थी। पहली बार तो 1962 में, सही उत्तर आपका है 1962 में पहली बार भारत में आपातकालीन घोषणा की गई थी, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए यहां पे हम देख सकते हैं कि 1962 में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा भारत के आपातकालीन घोषणा कर दी गई। 1971 में भारत और चीन के बीच यह एक युद्ध चल रहा था, तो उस समय भी। और तीसरा जो है 1975 में, यानी हम कह सकते हैं कि पहला आपातकालीन 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। अब तक 3 बार आपातकालीन घोषणा इन सनों में की गई है। ये आंतरिक समस्या आने के कारण यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय ये आपातकालीन घोषणा की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपातकालीन घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, जो यहाँ पे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपातकालीन घोषणा करना है तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हम कर सकते हैं। और राज्य स्तर का भी हम अभी आपको इसी के संदर्भ में बताते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था अनुच्छेद 356। अगर किसी स्टेट में
संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस समय जब हम आपातकालीन घोषणा करते हैं तो वो अनुच्छेद आपका 356 है। वित्तीय संकट के कारण अगर होता है तो ये आपका 360 है, यहां पे 360 है, यहां पे मैंने तीनों लिख दिया। राष्ट्रीय आपातकाल 352, यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा जब की जाती है तो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। राज्य आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के अंदर किया जाता है। वित्तीय यानी धन से संबंधित अगर स्थिति खराब हो गई देश की तो वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसकी घोषणा की जाती है। तो इस तरह से आप किसी तरह से वो प्रश्न बना सकता है, इसलिए मैंने सारे को डिटेल कर दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। 23 में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया, कब? संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। 1978 में 44वें संशोधन में मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार आपके पास नहीं है, अकूत आप संपत्ति नहीं रख सकते हैं, अगर रखते हैं तो उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और नहीं दे पाने पे सही सबूत तो आप जेल भी जाएंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ये संविधान के अनुसूची के अनुसार। तो ऑप्शन आपका बी सही है, सही उत्तर आपका बी है। नेक्स्ट चलते हैं। 1955 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? 1955 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, बीजी खेर की अध्यक्षता में। बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा की भारत का राजभाषा क्या होनी चाहिए? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर है आपका 6 वर्ष। लेकिन इसका कंडीशन क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी कर लिया जाए। अगर मान लीजिए हम 62 साल के अगर उम्र में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं तो जैसे ही उम्र हमारा 65 साल होगा हम कार्यकाल हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए अगर हम 65 है 59 साल में हम नियुक्त होते हैं तो 6 साल हमारा कार्यकाल पूरा होगा, अन्यथा की स्थिति में हम हटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले कोरोना किस राज्य में आया? हो सकता पूछ सकता है कोविड जो अगर हम नहीं अगर सजग है, कोरोना सबसे पहले भारत में किस राज्य में आया? तो केरल में आया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा यहीं पे हैं तो इसलिए एक दूसरे देश में आने जाने का काम भी यही लोग करते हैं। तो केरल सही उत्तर आपका सी सही है। केरल में भारत में सबसे पहले कोरोना आया। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका जाकिर हुसैन है और तीसरे नंबर के वीवी गिरी है और चौथे नंबर का है आपका गोपाल स्वरूप पाठक। हर ऑप्शन का मतलब है, मेरे जो संग्रह में हर ऑप्शन का मतलब है, कोई भी ऑप्शन बिना मतलब का नहीं रखा गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और अगर समझते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। समुद्रपुत्र किसका उपनाम है? समुद्रपुत्र किसका उपनाम है? मुंबई का, श्रीलंका का, लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ऑप्शन सी सही है आपका, लक्षद्वीप का। ऑप्शन सी सही, लक्षद्वीप का समुद्र का पुत्र उपनाम है इसका। नेक्स्ट, 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि अटल टनल किसको किससे जोड़ता है? अटल टनल किसको किससे जोड़ता है? तो मनाली और लाहौल स्पीति को,
मनाली और लाहौल स्पीति को यह जोड़ता हिमाचल प्रदेश में है। तो सही उत्तर आपका ए है। सही उत्तर क्या है आपका? ए है। सही उत्तर आपका ए है। नेक्स्ट चलते हैं। सही जोड़ों का मिलान कीजिए। सही जोड़ों का गरीबी हटाओ किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने। क्या सही है? आप बताएंगे। सबका साथ सबका विकास किसका नारा है? तो नरेंद्र मोदी का। एकदम सही है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की। एकदम फैक्ट है, ये भी सही है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जो ये है सही, यानी सभी सही है। तो ये सारे नारा क्या है? सही है। जिसके सामने जो लिखा है उन्होंने ही इस नारे को दिया है, तो निश्चिंत होकर के ये सब सही है। तो मैंने बताया ना, एक साथ हर ऑप्शन का मतलब है मेरे पास, इसलिए हर ऑप्शन को गंभीरता से आप देखिए। सही जोड़ी मिलान कीजिए। हड़प्पा 1921 में उसका जांच उत्खनन किया गया था। किसके संज्ञान में? तो श्री दयाराम साहनी ने 1921 में किसका? हड़प्पा का खुदाई किया था। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में इसकी खुदाई की गई। लोथल जो एस.एम. तलवार एस.आर. राव 1953 के देख रेख में, 53 से 56 के बीच में लोथल, यानी उपर्युक्त सभी सही है। यानी सही जोड़ा सही है, कोई जोड़ा गलत नहीं है। सही जोड़ा सभी है, कोई जोड़ा गलत नहीं है। विश्व प्रसिद्ध चित्र एवं उनके चित्रकारों का सही जोड़ा मिलान कीजिए। विश्व स्तर पे जो चित्रकार हैं इनके सही, यानी बाज उस्ताद मंसूर जी ने इस चित्र को बनाया था। बाज का जो चित्र है वो उस्ताद मंसूर के द्वारा जो प्रसिद्ध है। मोनालिसा लियोनार्डो द विंसी के द्वारा ये बनाया गया था। शेष फूल किशन दास सभी के द्वारा, और नारी का जो चित्रण था वो नवींद्रनाथ टैगोर, यानी उपयुक्त सभी सही है। यानी सबका मिलान सही है। इससे अगर रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आप इसका उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट, सही जोड़ा मिलान कीजिए। भारत रत्न 1954 में, ये भी करेक्ट उत्तर है। पद्म भूषण 1954 में, ये भी करेक्ट। पद्म विभूषण 1954 में और पद्म भूषण 1954 में, ये भी सही है। पद्म श्री 1954 में, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। यह सभी पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। पूछता है कि ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो बताएंगे ये सभी पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और सभी की स्थापना 1954 में किया गया था। इसलिए सही उत्तर सभी है, इसमें कोई गलत जोड़ा नहीं है। गलत जोड़ा मैं इसलिए नहीं देता हूं कि एक ऑप्शन आपका झूठ में जाएगा, इसलिए मैं आपको ज्ञान के दृष्टिकोण से, एग्जाम में तो बैठे नहीं, ज्ञान के दृष्टिकोण से कि कम समय में ज्यादा आप कैसे ग्रहण करेंगे। के बिरला फाउंडेशन संस्थान की तरफ से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन संस्थान की तरफ से कौन सा? वाचस्पति पुरस्कार, ये भी सही। ये भी पुरस्कार इसी संस्था के द्वारा दिया जाता। शंकर पुरस्कार, ये भी इसके द्वारा दिया जाता। व्यास सम्मान इसी संस्था के द्वारा जाता। बिहारी पुरस्कार इसी संस्था के है। उपयुक्त सभी सही है। आपका ऑप्शन डी सही है, ई सही है। यानी ये सारे जो पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन संस्थान के तरफ से ही प्रदान किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे। भारत भारती सम्मान किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत भारती, तो ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। भारत भारती सम्मान किस संस्थान के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसमें से एक है मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, ये जलता है, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है और इससे क्या मिलता है? प्रकाश निकलता है और ऊष्मा निकलता, प्रकाश और ऊष्मा निकलता। इस तरह से सही उत्तर आपका ये है, आपका मोमबत्ती। विद्युत हीटर नहीं, मोमबत्ती। नेक्स्ट चलते हैं। पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था।
पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को कहां हुआ था? कहां हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, नागौर राजस्थान में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति की यह सिफारिश पे इस का मतलब गठन किया गया था, उद्घाटन किया था। और प्रधानमंत्री जो है उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, उनके नेतृत्व में इस तरह का उद्घाटन किया गया। राजस्थान नागौर सर्वाधिक विधानसभा वाला राज्य है। इसमें क्या है? इसमें आए उत्तर प्रदेश में, इसलिए ने ऑप्शन में डाला क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर नहीं देगा तो क्या करेंगे? तो सही उत्तर आपका बी है, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर का है बी है आपका पश्चिम बंगाल। यानी महाराष्ट्र में आपका 288 है, पश्चिम बंगाल में आपका 288 आपका पश्चिम बंगाल में है। 288 पश्चिम बंगाल में है और 264, 222 और 230, बाकी ये 230 है। ये है आपका और ये है। तो इस तरह से हम देखें उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश होता ना तो उत्तर प्रदेश लगा देते आप कि सर्वाधिक विधानसभा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अगर आता है उत्तर प्रदेश लगाएंगे। उत्तर प्रदेश नहीं आता तो पश्चिम बंगाल लगाएंगे। इस तरह से आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, तो कि काफी प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।